Good morning, students. Now you come to study on. You come up here to study about graphs. For standard 9, the first graph or graphical representation problem you can take, that is the distance time graph. Now question arises one thing, then what physical quantity you get from distance time graph? Number one. Number two, that graph has given different character. What character graph gives? Number three, which part of the graph gives that character? आपका जो सिलेबस है उसमें पहला है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आप क्या निकालते हैं पहले ये जानिए, या ये आपको जानना है और आप 6 से भी पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में। जरा ध्यान दीजिए कि डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये फॉर्मूला याद है। एक ये है, दूसरा कि ग्राफ का कौन सा पार्ट आपको स्पीड देगा, या जो क्वांटिटी निकलेगा उस क्वांटिटी से वो क्वांटिटी ग्राफ का कौन सा पार्ट रिप्रेजेंट करेगा। ये सारी चीजें जो है वो आज आपको पढ़ना है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अब जानिए क्या क्या चीज पढ़ना है। ये मैंने ओपन किया है। सबसे पहले मैंने ये लिखा है कि द ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए बॉडी and the time taken is called distance time graph। अब स्टूडेंट्स इसको आप डिफिनीशन मत समझिएगा। आप लोगों की जनरली ये सोच होती है कि सर तो लिख दिए इज कॉल्ड डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो ये डिफिनीशन हो गया। ये डिफिनीशन नहीं है, और मैं समझता हूँ कि शायद इसका ये डिफिनीशन या इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ का डिफिनीशन कोई नहीं होना चाहिए मेरे समझ से। हाँ, ये जरूर है कि डिस्टेंस और टाइम का जो आपसी रिलेशनशिप है विद ज्योमेट्री, उसी को हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें क्या क्या मिल सकता है? पहला चीज है कि हमें मिलता है उससे कि बॉडी इज एट रेस्ट, या यूं कहिए कि अगर आपसे पूछे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बॉडी रेस्ट में है, उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ आप खींच दो, कोई आपसे पूछ सकता है। दूसरा है कि कोई बॉडी जो है मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड से, उसका ग्राफ खींच दो। और तीसरा है कि बॉडी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, उसका ग्राफ खींच दो। ये मैंने आज पढ़ना है और यहाँ से ग्राफ शुरू कर रहे हैं। लेकिन कल हमने जो जो चीज बताए थे उन सब का एक एक करके यूज होने वाला है। देखिए कैसे होता है। देखिए सबसे पहले हमने करना है कि व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट में होगा तो उसका ग्राफ कैसा। सबसे पहले आप देखिए ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये आपने देख लिया। एक लाइन हमने खींचा और वो टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन खींची, यही ग्राफ रेस्ट है। लेकिन अब सोचिए, अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करिए और बढ़िया से इस चीज पर ध्यान दीजिए कि कैसे रेस्ट में हुआ। मैंने कुछ पॉइंट्स छोड़े भी हैं, ये टाइम के लिए है। मान लिया जाए कि टाइम सेकेंड में लिया जाए या डिस्टेंस मीटर में लिया जाए। सपोज कर लीजिए कि 10 सेकेंड के बाद, 20 सेकेंड के बाद, 30 सेकेंड के बाद, 40 सेकेंड के बाद हमको डिस्टेंस देखना है। 10 सेकेंड के बाद जो है डिस्टेंस, यहाँ से हम क्या करें कि परपेंडिकुलर ऐसे डाल दें तो डिस्टेंस देख रहे हैं कि 200 मीटर पर है, 200 मीटर है। 20 सेकेंड के बाद भी अगर आप परपेंडिकुलर डालते हैं देखते हैं कि ये भी 200 मीटर है। 30 सेकेंड के बाद भी आप सिमिलर सिचुएशन देखते हैं। 40 के बाद भी आप वही देख रहे हैं। मतलब आप क्या देख रहे हैं? सपोज कर लीजिए कि मैं आप ही पर इस एग्जाम्पल को अगर पुटअप कर दूं कि आपके घर से आपकी मम्मी ने कहा कि आप चल जाओ
2 केजी चीनी ले आओ। आप चीनी डाले गए, रास्ते में आपका एक फ्रेंड अमित मिल गया, वहां रुक करके आप बात कर रहे थे, मैं इधर से गुजर रहा था, देखे कि आप वही बात कर रहे हो, फिर उधर से घूम करके लौट भी रहा था तो आप वही बात कर रहे हो। मतलब क्या है कि एज टाइम पासेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसको हम कहते हैं 10 मिनट में जो है आप 200 मीटर पर खड़े थे, 20 मिनट के बाद भी अगर आपको किसी ने देखा तो भी आप वहीं खड़े थे, 30 मिनट के बाद भी या वहीं खड़े थे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप रेस्ट में थे। तो अगर इसको डिफाइन किया जाए यूं ग्राफ को, तो एक ग्राफ विच इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसको अगर आप कंक्लूड करिएगा यानी निष्कर्ष निकालिएगा तो यह लिखिएगा कि a distance time graph which is parallel to the time axis। देखिए टाइम एक्सिस की ये ग्राफ पैरेलल है, इसको ध्यान दीजिए, ये लाइन इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही लिखा जाता है। y एक्सिस के पैरेलल तो लिखिएगा a distance time graph which is parallel to the time axis, so we say that the body is at rest, ये body rest। अब आइए एक दूसरे ग्राफ की ओर हम लोग आते हैं कि ये बॉडी इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, कल हम लोगों ने देखा था और उसी के ऊपर अपने सोच को डेवलप करिए, देखिए बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। फिर हमने क्या कर दिया है कि एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम को लिया है, वाई एक्सिस पर हमने डिस्टेंस लिया है और टाइम का भी पैरामीटर है, डिस्टेंस का भी पैरामीटर है। मतलब आपके ऊपर है कि आप टाइम अगर सेकंड में लेते हो तो डिस्टेंस मीटर में ले लो, टाइम अगर आवर में लेते हो तो डिस्टेंस को किलोमीटर में कर लो, एक यूनिफॉर्मिटी ऐसे बना लो, कोशिश करो इस तरह की। और ये लाइन जो है ये आप देखिए स्ट्रेट लाइन है, तो इसको ऐसे कहते हैं कि ग्राफ और ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ विच इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब इसमें मत लिखिएगा कि स्ट्रेट लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल है, ऐसा मत लिखिएगा। ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस एक्सिस के पैरेलल है, बिल्कुल नहीं ये लिखना है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ विच इज स्ट्रेट और स्ट्रेट लाइन, सो बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। कैसे? तो इसके लिए कल की चीजों को अगर आप याद कीजिए कि समय के साथ कोई भी टाइम ले लीजिए आप अपनी सोच से, और समय के साथ जो है इसको ऐसे देखिए, फिर कुछ समय के बाद यहाँ देखिए, फिर कुछ समय के बाद ये देखिए। मतलब इसको जैसे जैसे आप आगे की ओर बढ़ाएंगे ना, कहने का मतलब कि ये जो आपका स्लोप होगा, इस स्लोप के बारे में अगर आप बात करेंगे, थीटा जो होगा मैंने बताया था, अमूमन मैंने स्लोप को थीटा लिया था कल और आज भी मैं उसी को ले रहा हूँ। ये स्लोप हर जगह इक्वल है, तो स्लोप अगर हर जगह इक्वल होगा तो निश्चित तौर पर आपको स्पीड जो होगा यूनिफॉर्म आएगी या कांस्टेंट आएगी। उसका यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट दोनों सेम ही वर्ड है, दोनों सिनोनिम्स है, दोनों से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये ग्राफ जो है किसी न किसी कैलकुलेशन के ऊपर ही खींचा गया होगा या रीडिंग के ऊपर ही खींचा गया होगा, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको ये पूरी तरह से समझाया हुआ है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन हो तो इसको हम लोग कहेंगे बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। देखिए कितना आसान लग रहा है, हमारे जो बच्चे उस वीडियो को पढ़े हैं, स्टडी करे हैं, निश्चित तौर से ग्राफ बहुत आसान है, लेकिन उन चीजों को देखना बहुत जरूरी है। अब आइए तीसरा पॉइंट हमारा बता है बॉडी इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यानी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ कौन सा होगा, जरा उसको देखें। तो इसके लिए हमने दो ग्राफ लिए हैं। देखिए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में एक ग्राफ का हो सकता है वो कुछ इस तरह का कर्व ऊपर की ओर होगा और एक ऐसा कर्व होगा डाउन इस तरह, दोनों कर्व हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को क्वालिफाई करने के लिए, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को डिफाइन करने के लिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर कल वाली बात पर अगर हम आ जाए तो देखिए एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम हमने लिया है, वाई एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस लिया है विद सर्टेन पैरामीटर, सर्टेन यूनिट्स। अब सब कुछ जान लें। अब हमने क्या किया कि तीन पॉइंट लिए अपनी इच्छा से आपको समझाने के लिए, वो 3 पॉइंट ये भी है।
ए बी सी उस पॉइंट में नाम लिया, डाल दिया, और वहां पर हर पॉइंट पर हमने क्या किया है कि ये टेंजेंट खींचा है। इस टेंजेंट को देख लीजिए। तो फिर से यहाँ आपको कोऑपरेट कर रहा हूँ कि अगर ऐसा कर्व लाइन होगा तो अगर एक पॉइंट ये होगा तो यहाँ पर का टेंजेंट कुछ ऐसा होगा, टेंजेंट। और ये लाइन अगर आप इस एक्सिस से खींचिएगा तो ये टेंजेंट इसके साथ जो एंगल बनाता है यही है वो आपको स्लोप। कभी नहीं बताया। तो हर पॉइंट पर स्टूडेंट्स अगर आप टेंजेंट खींचेंगे और टेंजेंट खींचने के बाद जो डिस्टेंस एक्सिस यानी y एक्सिस से जो लाइन खींचेंगे पैरेलल टू टाइम एक्सिस, और खींच करके जो आप एंगल देखेंगे यानी स्लोप देखेंगे या थीटा देखेंगे, तो वो स्लोप जो देखेंगे यानी a पर जो स्लोप बनेगा, B पर जो स्लोप बनेगा, C पर जो स्लोप बनेगा वो डिफरेंट होगा। मान लिया जाए, सपोज कर लीजिए कि A पर स्लोप बन गया 30 डिग्री और B पर बन गया 40 डिग्री। देखिए इस तरह के कर्व में एक चीज आप याद रखिएगा, स्लोप बढ़ता है, स्लोप इंक्रीज करता है, और ऐसे कर्व जब आपको मिले तो आप समझिए कि स्लोप घटेगा। ये एक लाइन और एक वर्ड आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर हमने 30 डिग्री मान लिया, सपोज कर लिया, और इस बी पॉइंट पर जो स्लोप बढ़ के 39 हो गया, 40 हो गया, 41 हो गया, और फिर सी पर जो है वो 72 हो गया। तो अब आप तीनों स्लोप के बारे में जरा देखिए और स्टडी करिए, ये तीनों स्लोप क्या इक्वल है? नहीं, बिल्कुल इक्वल नहीं है। तो तीनों स्लोप इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि जो बॉडी मूव कर रहा है वो बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ है। ये कंक्लूजन है। अब एक और ग्राफ देखिए, ऐसा इस तरह का ग्राफ, ऐसा स्लोप देख लीजिए। इस पर भी स्टूडेंट्स हमने 1 पॉइंट लीजिए, 2 पॉइंट लीजिए, 3 पॉइंट लीजिए, जिससे आप बेहतर अपने को साबित करिए। और एक पॉइंट ए लिया, उसके ऊपर हमने टेंजेंट खींचा, और टेंजेंट खींच करके y एक्सिस से क्या किया कि हमने वो लाइन खींची, और उस लाइन को खींचने के बाद हमने पाया कि यहाँ पर जो थीटा का वैल्यू है, ए पर जो थीटा का वैल्यू है, एक यहाँ θ1 मान लीजिए, एक बी पर θ2 मान लीजिए, सी पर θ3 मान लीजिए, ये θ3 का वैल्यू डिफर करता है। कैसे डिफर करता है? तो यहाँ पर इस ग्राफ में स्लोप इंक्रीज नहीं होगा, स्लोप डिक्रीज होगा। तो सपोज कीजिए कि ए पर अगर θ1 का वैल्यू 30 आया मान लीजिए, तो बी पर आएगा 27 20 आ जाएगा, घटेगा। सी पर 15 आएगा। तो आप देख रहे हैं, आपको खुद इतनी समझ तो हो गई है, मैं जानता हूं कि थीटा इक्वल नहीं है, अर्थात स्लोप इक्वल नहीं है। देखिए अगर आपको बहुत तकलीफ थीटा से हो रही है, ट्रिग्नोमेट्रिकल वर्ड से हो रही है, तो हम थीटा अपने पास पॉकेट में रख लेते हैं। 10 में पढ़ लीजिएगा ट्रिग्नोमेट्री, कोई दिक्कत नहीं है। tan थीटा वहां पर लीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो वहां पढ़िएगा। हाँ, स्लोप को जान लीजिए, जो ढाल कहते हैं उसको याद रखिए कि स्लोप जो है हर जगह डिफर कर रहा है। तो स्लोप जब डिफर कर रहा है तो निश्चित तौर पर हम लोग जो कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। यही यहाँ तक का स्पीड के बारे में आपका ग्राफ। यस, नाउ स्टूडेंट, इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ you have just studied about the body is at rest. What type of graph will be? You have also studied the body is in uniform speed, and you have studied about the body is non-uniform speed. One more thing is still left. One more quantity we will get from distance time graph, and that will be the speed. अगर आपको कहें कि स्पीड निकाल दीजिए, how to calculate, आप स्लोप से तो डिफाइन कर देंगे, मैं जानता हूँ आपसे गलती नहीं होगी। बट अगर आपसे पूछेगा कि आप ग्राफ से स्पीड को कैलकुलेट कर दीजिए, तब क्या करिए? तब तो आप फंसिएगा, परेशानी बढ़ेगी। चलिए हम लोग देखते हैं दो ग्राफ का। एक ग्राफ when the graph is at rest and body is at rest, उस ग्राफ का स्पीड निकाल लें ग्राफ से। और दूसरा, the
बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में हो या कांस्टेंट स्पीड में हो या यूनिफॉर्म स्पीड में हो, उसका हम स्पीड निकाल रहे हैं। और तीसरा आप कहेंगे कि मैं नाम क्यों नहीं ले रहा हूं, छुपा तो नहीं रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में आप जाइएगा तो हर जगह आपने देखा है कि स्लोप अलग अलग है, तो हर जगह स्पीड अलग अलग मिलेगा, इसलिए उसको मोर और लेस डमी करके छोड़ दिया जाता है कि ये स्टूडेंट अगर ये दो चीज जान रहा है, नो डाउट वो भी वो निकाल लेगा, निश्चित तौर पर निकालेगा। चलिए हम लोग चलते हैं पहले ग्राफ पर, जो आपने देखा भी है कि बॉडी इज एट रेस्ट, स्पीड ऑफ द बॉडी इज एट रेस्ट, यानी ये ग्राफ है जो ये कहता है कि बॉडी रेस्ट में हो। तो यहाँ से इस ग्राफ से आपको कहा कि मैथमेटिकली प्रूफ कर दीजिए, कैसे हम मान लें कि स्पीड रेस्ट में है। मैथमेटिकली में पेन पेपर से भी तो आप प्रूफ कीजिए, बोल दीजिए ना, आप एक लाइन बोल दिए, ठीक है, मल्टीपल चॉइस है, आपको आंसर मिल गया। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि थोड़ा सा डीप आप तो निकाल दीजिए। चलिए ग्राफ को स्टडी कीजिए। देखिए ग्राफ में आपने जब पढ़ा है कि अगर वो लाइन के ग्राफ जो टाइम एक्सिस के पैरेलल हो, स्ट्रेट पैरेलल हो या स्ट्रेट लाइन हो टाइम एक्सिस के, तो क्या है वो रेस्ट में है। चलिए इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत यहाँ नहीं है, ध्यान दे दीजिएगा। यहाँ क्या जरूरत है कि मान लिया जाए ये टाइम एक्सिस है आपका, इस पर एक टाइम t1 चूज कीजिए अपनी इच्छा से। उस टाइम t1 में देखिए आपका डिस्टेंस क्या है, उसको आप देखिए, वो भी डिस्टेंस आपका st है। फिर एक टाइम t2 में समय t2 है, उस समय में भी डिस्टेंस आपका t2 st है। अब देखिए the distance of the body at time t1 that is s meter, again distance of the body at time t2 that is s meter। so distance क्या होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा, ये टोटल डिस्टेंस हमारा क्या होगा, t2 समय से t1 समय के डिस्टेंस को हटा लेंगे तो टोटल डिस्टेंस मिलेगा। तो वो टोटल डिस्टेंस हमारा हो जाएगा, ये b ग्राफ जो है b डैश में से a डैश को हटा दीजिए, यानी s माइनस s डैश तो 0, डिस्टेंस 0 आ गया। ग्राफ से भी हम पढ़ लेते थे, मैथमेटिक्स में भी आ गया, डिस्टेंस हमारा 0 आया। अब देखिए लेकिन टाइम क्या है, टाइम इंटरवल एक टाइम t1 है, दूसरा टाइम t2 है, तो टाइम इंटरवल तो हमारे पास कुछ ना कुछ है, यानी t2 माइनस t1 है। अब स्पीड आप 6 से पढ़ रहे हो, 6 में भी मैथमेटिक्स में पढ़े हो, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, या डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम देखें, सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम देखें। डिस्टेंस के लिए आप 0 पे रखा दो और टाइम के लिए t2 माइनस t1, तो 0 बाय एनी क्वांटिटी दैट शुड बी 0, यानी स्पीड इसका 0 आ गया। अब आप और भी कह सकते हो कि सब मैथमेटिकली प्रूव कर दिए, ग्राफ से तो पहले जानते ही थे, मैथमेटिक्स से भी जाने कि नहीं, ये जो रेस्ट में ऑब्जेक्ट है उसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं मैथमेटिकली, स्पीड उसका 0 आ जाता है। तो 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में ऑब्जेक्ट है, उसका भी स्पीड आपने देख लिया, उसका स्पीड 0 हो गया। अब आइए दूसरा, दैट इज और ऑब्जेक्ट जो है स्पीड ऑफ द बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड से ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है उसका स्पीड पेन पेपर से आपको निकाल कर दिखा दीजिए। उसके लिए क्या किया, उसके लिए पहले थोड़ा ध्यान से देखिए, ये हमारा जो पैरामीटर है टाइम एक्सिस है हमारा x, दूसरा हमारा डिस्टेंस एक्सिस है y को, ये इसको फंडामेंटली बोलते नहीं है। अब ध्यान दीजिए एक टाइम t1 में, समझ लीजिए कि टाइम t1 में, और ये ग्राफ जो है यूनिफॉर्म स्पीड का सीधे ग्राफ ऐसा, ये अब ये हम लोगों ने किया है, खुद से किया है, इस काम को कंप्लीट करने के लिए क्या किया, ये टाइम t1 ले लिया, t1 में मान लिया कि ऑब्जेक्ट जो था इस जगह पर था, इस जगह का नाम दे दिया c, और यहाँ ये इस जगह से जो है डिस्टेंस एक्सिस पर जब परपेंडिकुलर डाले वो d1 हो गया, यानी ऑब्जेक्ट जब t1 समय में ऑब्जेक्ट जो है वो d1 डिस्टेंस पर था, और t2 समय में ऑब्जेक्ट d2 डिस्टेंस पर था, t2 समय में ऑब्जेक्ट यहाँ था, तो इससे d2 डिस्टेंस हो गया, ये लिखा हुआ है, टेंशन नहीं लेनी। अब देखिए t2 और t1 और t2 समय में कितना डिस्टेंस आया, ये इंपॉर्टेंट चीज है।
T2 में से T1 को जब आप घटाएंगे तो वो डिस्टेंस जो होगा हमारा क्या आएगा कि आप देखिए डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी दैट इज D2, यहाँ से D2 है, ये D2 पूरा है, ये D1 है, हाँ D2 में से D1 घटा दीजिए, दैट इज D2 में से D1 घटाया और D2 में से D1 जब घटाइएगा तो ये AB आ जाएगा, ये इतनी दूरी आएगी, ध्यान दीजिएगा, ये इतना थोड़ा तो कैलकुलेशन आप करके देख लीजिए और ये AB आ गया। अब है टाइम क्या है, T2 माइनस T1 है, तो T2 माइनस T1 से इसके इतने दूर के पैरेलल कौन सा लाइन है, देखिए तो ये BC है, तो ये हमारा BC आ गया, यानी T2 माइनस T1। अब काम आसान हो गया, डिस्टेंस स्पीड निकालना है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम, ठीक है, और स्पीड में डिस्टेंस में हमने D2 माइनस T1 डाला, स्पीड में टाइम में T2 माइनस T1 डाला, यानी D2 माइनस T1 के लिए AB डाला और यहाँ BC, यही स्लोप है। अगर मैं एक्स्ट्रा बात बोल दूं 10 की एक लाइन को मैं बोल दूं एक वर्ड को, यही tan थीटा है, यही वो स्लोप है। कैसे है थोड़ा सा जरूर इसको एज ए नोट जल्दी जल्दी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, NOTE करके ये लिख लीजिए, 10 में आपके पास आएगा ये चीज। देखिए अब ध्यान दीजिए, इतना दूर जितना मैं सर्कल कर रहा हूं इसको देखिए, ये जो है हमारा क्या है कि ACB, ये जो है आपको जो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिएगा, ये हमारा राइट एंगल बन गया, ये 90, ये देखिए ये इस जगह से राइट एंगल बना और ये हमारा इंक्लिनेशन जो हम बार बार रुकना भी चाहते हैं, दैट इज स्लोप, यूं कहिए थीटा, जो वर्ड आप डालिए वो क्या होगा कि AB बाय BC है ना, यानी AB, ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो देखिए ये AB जो होगा P है परपेंडिकुलर, ये तो जानते हैं, BC बेस है, ये भी जानते हैं, AC H है, स्मॉल h हाइपोटेन्यूज है, यानी AB बाय BC यानी P परपेंडिकुलर बाय B, P बाय B, यही स्लोप है और यही 10 में P बाय B जो होगा वो tan होगा, टेंजेंट tan थीटा के बराबर हो। थीटा कुछ भी हो सकता है, थीटा आमतौर से लेते हैं, पर थीटा A to Z कोई भी अल्फाबेटिकल हो सकता है, कोई ग्रीक वर्ड हो सकता है ना, कोई लैटिन वर्ड हो सकता है, आपकी इच्छा, आप जिसको मान लो, है ना। तो ये हमारा आज डिस्टेंस टाइम ग्राफ कंप्लीट हुआ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम दो चीज निकाले, वन दैट इज स्पीड। अब स्पीड में 3 पार्ट था वो आप समझ रहे हैं, और दूसरा उससे स्पीड का कैलकुलेशन, ये इतना ही आपके सिलेबस में है, दैट्स ओवर, थैंक यू।